कैसे हैं आप लोग। तो आज लाइट चैप्टर का दूसरा क्लास है। तो उसमें हम लोग अभी तक इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन है वो कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। स्टार्ट करते हैं क्लास को। 47, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। हम लोग का आँख, हम लोग का जो भी रेटिना होता है आँख के पीछे में, उस पर किस प्रकार का चित्र बनता है। तो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तो मानव आँख में, हम लोग के आँखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु पर किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि उल्टा और वास्तविक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना अधिक उपयुक्त है। तो ये होता है कि जैसे कि एक आँख से कोई भी डिस्टेंस या कोई भी हाइट अगर देखिएगा तो उसे सटीक पता नहीं चलता है, लेकिन अगर दोनों आँख से देखिएगा तो हाइट और डिस्टेंस सटीक पता चलेगा। तो इससे ये इसका डी आंसर होगा। इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के किन घटकों में से एक कारण होता है। तो आप लोगों को पता है कि सूर्य का प्रकाश से ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश आता है। अल्ट्रावायलेट यानी कि प्रकाश इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण। तो आप लोगों को पता है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी किरण आता है जब सूर्य पर पूरा सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका थोड़ा थोड़ा भाग जो है वो दिखते रहता है। जैसे चंद्रमा से अगर ये पूरा ढक जाता है तो उसका साइड वाला भाग थोड़ा दिखते रहता है। ये बहुत ज़्यादा परावैंगनी किरण उत्सर्जित करता है, जिससे हम लोग अगर नंगी आंखों से देखेंगे तो उससे हम लोग को आँख पर इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आँख अंधा भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग उसका टेम्परेचर को बताता है और यही टेम्परेचर और कलर ही उसका आयु को बताता है। अगर तारे बनता कैसा है, तो तारा बनता है, मान लेते हैं ये अगर तारे हैं तो इसके अंदर में बहुत सारा गैसीय चीज़ होता है, जैसे कि हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, ये सब जैसे कार्बन होता है। हाइड्रोजन लगभग आपका 70% होगा, हीलियम होता है 28%। तो यही सब जो गैस है, गैस का आवरण जो अंदर में जो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के पास सटे हुए रहते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके ये कोई भी स्टार बनता। जैसे अगर बोला जाए कि सबसे गर्म तारे का मतलब कैसा कलर होता है, तो नीला होता है। और सबसे कम टेम्परेचर का, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला नीला होगा और सबसे कम टेम्परेचर वाले लाल होते हैं तारे। ठीक है, और कोई भी स्टार का जीवन काल उसके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितनी ज़्यादा चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो धूलकण होता है इसका आंसर। धूलकण होगा क्योंकि हमारे वायुमंडल जो भी है, अगर मान लेते हैं ये हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल के बाहर जो भी आप लोग को पता है कि गैस है उसमें धूलकण है। तो सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो इससे टकराकर इसका प्रकीर्णन हो जाता है। कोई भी लाइट, मतलब लाइट का बिखरापन यानी कि इसको बिहारी भाषा में छितराना भी बोल सकते हैं, कि जो बिखरता है लाइट कोई भी चीज़ से टकरा के, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं।
ठीक है। तो हम लोग को लाइट इसलिए दिख पाता है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है और बहुत सारे गैस और धूलकण छोटे छोटे हैं, जलवाष्प जिसे टकरा कर लाइट का फैलाव हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का विसरण का कारण यही है कि धूलकण होता है। ठीक है। और इसी के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल है नहीं, वातावरण वहाँ पे साफ है पूरा, वहाँ पे कोई भी गैसीय पदार्थ या कोई भी धूलकण वगैरह चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोगों को वहाँ का स्काई जो है अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है हम लोग को। ये अभी आने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो अभी हम लोग ने पढ़े धूलकण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। एक क्वेश्चन है 54 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंडा रक्ताभ, नीला लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ये सही है या गलत है? लेकिन हम लोग को इसमें से चुनना है सही। यदि सायन और मैजेंडा रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक फिगर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक ये ट्रायंगल याद रखिएगा, एक ट्रायंगल, 1 मिनट। एक ये जैसे कि यहाँ पे ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू और ग्रीन मिलके बनते हैं क्यान, ब्लू और रेड मिलके बनते हैं मैजेंडा, और ग्रीन और रेड मिलके येलो या तो ब्लैक में बनते हैं। ठीक है। बीच में होता है वाइट लाइट। अगर ब्लू और वाइट मिलेंगे तो फिर ये येलो ब्लैक बन जाएगा। अगर रेड और वाइट मिलेंगे तो फिर ये बन जाएगा, और मैजेंडा और वाइट बनेंगे तो ये ग्रीन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि देखिए, मैजेंडा रक्ताभ और पीले रंग के दो वृत्त, तो मैजेंडा और येलो यहाँ पर देखते हैं। 1 मिनट, दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, येलो और मैजेंडा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित रंग क्षेत्र का रंग लाल होगा, प्रतिच्छेदित लाल होगा। तो ये सही बात है, सही कथन है। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं कि सायन यानी कि इसको क्यान, ये जो क्यान है, और मैजेंडा, ये मैजेंडा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, तो नीला होगा। ये सही बात है, तो इसका दोनों कथन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किस पर निर्धारित करता है प्रकाश का कलर? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि तरंग दैर्ध्य पर, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है। और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसका एक फार्मूला होता है, स्कैटरिंग इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य का। जिसका तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होता है, उसका प्रकीर्णन कम होगा, उसका फैलाव कम होगा। तो लाल का सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रकीर्णन, यानी कि ये लाल रंग जो है इसीलिए फैलता नहीं है। इसीलिए हम लोग जब सिग्नलों पर देखते होंगे तो रेड लाइट लगा रहता है, उसका कारण यही है। रेड लाइट, ग्रीन, येलो, ऐसा कुछ लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लाल का। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी है। यहाँ पर ये कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक ये प्रिज्म है, प्रिज्म में एक वाइट लाइट हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। ठीक है। यहाँ से गया,
फिर यहाँ से बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे। ऐसे करके ये जो एक जो ये श्वेत प्रकाश हम लोग यहाँ पे भेजे हैं, श्वेत रंग भेजे हैं, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और उसके बाद कौन कौन सा रंग रहता है तो इसको याद कर लीजिएगा। बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। ये लाइन का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन यही सीरीज में रहता है। बैजानी से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसी सीरीज में ये लाइट बढ़ता है। ठीक है, सबसे नीचा बैगनी है और सबसे ऊपर लाल है। ठीक है, तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और इसका फैलाव ज़्यादा होगा, इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। समझ गए। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बैगनी है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो हम लोग को एक फार्मूला आना चाहिए कि एनर्जी इज इक्वल टू 1 का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्ध्य। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा, और जिसका सबसे कम होगा जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है बैगनी नहीं है, लेकिन नीला तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। जिसका तरंगदैर्ध्य इधर से तरंगदैर्ध्य देखिए, यहाँ पर ऊपर में देखिए ये बैगनी है, जामुनी है, इसका धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य सबका बढ़ रहा है धीरे धीरे, और लास्ट में लाल का सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर बैगनी नहीं है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद कौन सा है, तो नीला है, तो सबसे कम नीला का होगा। तो जिसका कम होगा तरंगदैर्ध्य उसका उच्चतम ऊर्जा होगा उस लाइट में। 60 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक उच्च ऊर्जस्वी होती है। कारण ये है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। ये सही। तो कथन एक गलत है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और हरा का कम होता है। जब तरंगदैर्ध्य इसका ज़्यादा होगा तो इसका एनर्जी ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसका तो एनर्जी सबसे कम होना चाहिए लाल का, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लाल रंग का ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये कथन 1 गलत है और 2 नंबर कथन सही है। तो इसको ऑप्शन डी इसका सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि सूर्योदय के कुछ मिनट पहले हम लोग को सूर्य दिख जाते हैं, लेकिन सूर्यास्त के कुछ देर बाद भी हम लोग को सूर्य दिखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है और दोनों का कारण एक ही है, प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन क्या होता है मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि अपवर्तन क्या होता है, तो लाइट का मुड़ने की जो क्षमता होता है उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो वही अपवर्तन है। लाइट मुड़ता है क्योंकि मान लेते हैं कि ये हम लोग का ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई इंसान खा रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ये जो पृथ्वी है हम लोग का, पृथ्वी तो घूमते रहता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर यहाँ तक सूर्य है तो ठीक है। अगर यहाँ है तो फिर हम लोग को सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है, ये यहाँ पे सूर्य यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य अक्सर नीचे हैं उस टाइम पे। तो ये लाइट का अपवर्तन के कारण ही होता है, रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। 63 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। जैसे जो भी पेड़ पौधा है वो डायरेक्ट सनलाइट लेता है, लेकिन बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, जैसे जो
जैसे समुद्र के गहराई में जो बहुत सारा बैक्टीरिया रहते हैं, मान लेते हैं ये समुद्र का ये पानी है बहुत सारा, जैसे यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं, तो सनलाइट यहाँ पर बराबर पहुँच नहीं पाता है। 800,000 किलोमीटर जब 800,000 फीट जब नीचे जाइएगा तो यहाँ पर नीचे में लाइट नहीं आ पाता है, सिर्फ इसका हीट आ पाता है। तो हीट के कारण ही, ये सनलाइट के हीट के कारण ही ये अपना भोजन बना लेते हैं। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। 64 है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये अभी पीछे 3-4 क्वेश्चन पीछे ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका है कि इसकी तरंगों की लंबाई सर्वाधिक होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो कथन एक तो सही है। कारण आर है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये सही बात है और यही आंसर होगा, क्योंकि सूर्योदय के समय हम लोग को लाल सूर्य इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य उस टाइम हम लोग से बहुत दूर हो जाते हैं। तो जो सूर्य से जो भी श्वेत प्रकाश आ रहा था, जो अभी प्रिज्म से गुजार के बताए हैं कि प्रिज्म से जो गुजरता है तो क्या होता है, तो लाइट बढ़ जाता है हम लोग के पास आते आते। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, ये आप लोग को पता है। और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग के पास वो आ पाता है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य लाल का होता है, लेकिन ये नीले प्रकाश का सबसे कम होता है, तो वहीं पर बिखर कर रह जाता है। इसी कारण वहीं पर बिखर जाता है, तो आकाश हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है, यही बिखराव के कारण, यही प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, सेम वही क्वेश्चन है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। तो लघु तरंग कौन होगा? जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, जैसे ये सीरीज हमेशा याद रखिएगा। बैजानी है पीनाला, बैजानी ह पी ना ला, तो ये जो 3 है वो लघु यानी कि छोटा इसका तरंग दैर्ध्य, ऊपर वाला जो भी है वो बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है। समझ गए? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बोल रहा है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। तो ये तो सही बात है। ये सब जो नीचे वाले जो भी हैं ये तुरंत यहीं पर मतलब इसका फैलाव हो जाएंगे, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। लेकिन ये सब फैलेंगे नहीं, ये हम लोग के पास आ जाएंगे ये सब लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर चुका है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि ये प्रकीर्णन के कारण फैलाव हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ से रेड लाइट ही सिर्फ आ पाता है, क्योंकि सूर्य हम लोग से दूर हो जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आकाश का नीला देखने के कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। ये सही बात है। 2 नंबर के इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है। 2 नंबर के इंद्रधनुष का 7 रंगों का कारण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जी नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, डिस्पर्जन। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लेते हैं 72 का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीत होना। तो ये प्रकीर्णन है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर कि काला दिखाई पड़ता है। और क्यों दिखाई पड़ता है
ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है। ये भी आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ऊपर वायुमंडल खत्म हो जाता है। 76 है समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं। बी नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, तो ये सही होगा क्योंकि ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। जल का जो कण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है और परावर्तन करता है आकाश। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग को जिस कलर का है वो चीज़ दिखता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हरा घास है, तो हरा घास है तो ये अगर मान लेते हैं हरा घास है तो यहाँ पर जितना भी सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये तो 7 रंग का होगा। ये आप लोग को अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि 7 रंग का आएगा, तो ये बाकी सब जो भी 6 रंग होंगे उनको ये अवशोषित कर लेगा और सिर्फ हरा रंग को ही यह हम लोग आँख तक पहुँचने देगा, इसलिए हम लोग को यह हरा दिखाई देगा घास। तो अभी आंसर देखते हैं कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन ये ए सही है इसका, क्योंकि अभी बता दिया मैं कि क्यों होता है। 78 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसारी विभव का संकल्पना आधारित है, तो ये डॉपलर प्रभाव पर है। डॉपलर प्रभाव पिछली क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ें कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है। इसी डॉपलर प्रभाव से पता चलता है कि आप लोग गाड़ी किस स्पीड से चला रहे हैं और इसी से चालान कट जाता है, एक्सेस अगर स्पीड होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए यानी कि देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है उसके लिए। जो आईना होता है जिससे हम लोग पीछे देखते हैं कोई भी कार या बाइक में, साइड मिरर उसको बोला जाएगा। साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण का और कहाँ होता है? तो ये सुरक्षा दर्पण होता है और ये मॉल में लगा रहता है, वो जगह आप देखिएगा। ठीक है, शॉपिंग मॉल में लगा रहता है सुरक्षा दर्पण। उसके बाद ये स्ट्रीट लाइट्स में लगा रहता है, इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। 83 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 83 नंबर की दाढ़ी बनाने के काम में आते हैं, तो दाढ़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण आते हैं। जितना भी ये सैलून वगैरह होता है जहाँ पे दाढ़ी वगैरह कोई भी बाल कटता है तो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है? तो जिम में जितने भी शीशे लगे रहते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। ये हो गए। उसके बाद से डॉक्टर जो भी आँख कान नाक जो भी ये देखते हैं तो वो सब, जैसे कि आई ईयर, ये सब देखने के लिए डॉक्टर जो दर्पण का यूज करते हैं उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग होता है। आप सौर कुकर देखे होंगे, सोलर प्लेट, उसमें भी लगा रहता है। सौर कुकर में इसका प्रयोग होता है। एक आता है परवलयिक दर्पण, इसमें भी प्रयोग होता है अवतल दर्पण होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। जैसे अब जिम में जाइएगा तो जिम में जैसे दिखेगा कि हाँ शरीर बहुत अच्छा बन गया, लेकिन बाहर आइएगा तो वो नॉर्मल ही रहता है। 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर होता है धूप से बचने के लिए छातों के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? तो ऊपर उसका उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। ऊपर उजला होगा तो क्या होगा? ऊपर उजला होगा तो जो भी सनलाइट आएगा उसको ये तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे हम लोग को कम गर्मी का महसूस होगा। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा 84 का।
आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो काल्पनिक और बड़ा होता है। ये बता दूं कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग। जैसे आप लोग सुनते हो कि सूक्ष्मदर्शी कोई बन रहा है, ये सब उत्तल लेंस से ही बनता है। सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब उत्तल लेंस से बनता है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? तो अनंत होगा। इसका एक फार्मूला होता है 360/θ, ये होता है। लेकिन जब तक इसका आंसर ऑड आते रहेगा, यानी कि विषम संख्या आते रहेगा, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर इसका आंसर अगर सम संख्या आ रहा है, इवन संख्या आ रहा है, तो ये फार्मूला लगेगा 360/θ -1 होता है। ये फार्मूला इवन के लिए लगता है। तो थीटा का वैल्यू कहाँ पे होगा? तो मान लेते हैं कि दो हम लोग शीशे रखते हैं ऐसा, ठीक है। इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दो ग्लास है, ठीक है, दो शीशा है, दो दर्पण है, इसके बीच में 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है और बोला जाए कि ये कितना प्रतिबिंब बनाएगा, तो फिर यहाँ पर थीटा की जगह आप लोग रख के देख सकते हैं 360/90 कितना से कटेगा? 4 से। तो यहाँ पर -1 है तो -1 कर लीजिए, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे ही है। तो जब दो समानांतर एक यहाँ पे अगर रख दे रहा है कोई अगर दर्पण, और एक कोई यहाँ पर दर्पण बन रहा है, तो कोई भी तो एंगल बन ही नहीं रहा है, तो इसके कारण इसमें अनंत कोई भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 86 नंबर समझ गए। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका भी अनंत होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो 2 थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, यातायात संकेतों पर 1 मिनट। 89 नंबर क्वेश्चन है कि यातायात संकेतों पर जरी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उस पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। ठीक है, कथन वो एक सही है। कारण इसका यह है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। तो ये मैंने बताया हूँ कि आई और सी वाला रिलेशन में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसमें हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 शर्तें पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। और एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता है हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परिवर्तित होता है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, पिछली क्लास में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि आई और सी क्या होता है और इसका 2 शर्त क्या होता है कि सघन से विरल में जाता है या विरल से सघन में आता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो अभी मैंने बताया कि एक प्रिज्म से आप लोगों को लाइट को पास करके बताया था कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो अभी हम लोग बैजानी पिनाला वाला सीरीज देखे थे कि पहले बैगनी है, उसके बाद जामुनी है, ऐसे करके। तो इसका डी ऑप्शन फिक्स बैठ रहा है क्योंकि ये एक लाइन से है, नीला हरा पीला। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि जब धूप वर्षा के बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो परिक्षेपण वो तो होता ही है, अपवर्तन ये भी होता है, और आंतरिक परिवर्तन ये भी होता है। तो इसका डी आंसर होगा। आप लोग को बता चुका हूँ कि आंतरिक परिवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, परिक्षेपण कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर है कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो वही सीरीज आप लोग एक बार याद कर लीजिए कि बैजानी है पिनाला, तो बीच में सबसे हरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर आते हैं कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं, यानी कि दोनों छोर पे कौन कौन सा होते हैं? तो एक सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है, तो दोनों छोर पर बैगनी और लाल हो जाएंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनता है। तो ये मैं बता दूं कि सूर्य का हमेशा, मान लेते हैं ये सन है हम लोग का, ठीक है, सूर्य है, सूर्य के हमेशा अपोजिट दिशा में, इधर इस साइड में हमेशा बनता है कोई भी इंद्रधनुष। अगर मान लेते हैं यहाँ से बूंदे आ रहे हैं, ये बूंदे बूंदे बूंदे, यहाँ से सनलाइट जाएगा, इसमें से टकरा कर उसके बाद इधर फैल कर ये इंद्रधनुष बनाते हैं, यानी सूर्य के हमेशा अपोजिट साइड में। जब एक बात बताइए कि जब 12 बज रहा है तो सूर्य तो एकदम बीचों बीच है, तो इंद्रधनुष कभी भी ज़मीन पर तो बन नहीं सकता है, हमेशा बनेगा तो कहीं आकाश में ही बनेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस टाइम पर 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता है। तो इसका डी आंसर होगा, यह नहीं देख सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया जाता है। यदि बगल से देखा जाता है तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये तो सही बात है। कारण उसका क्या है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। ये सही है, क्या लगता है आपको? जी नहीं, कारण इसका गलती है, क्योंकि ये प्रकीर्णित होकर नहीं, ये अपवर्तित होकर, ये अपवर्तन के कारण ये होता है, ठीक है। अपवर्तन के कारण कोई भी पानी में अगर छड़ डालते हैं तो छड़ टेढ़ा नज़र आता है। लेकिन एक और कारण है इसका अपवर्तन का, एक और चीज़ होता है, जैसे कि कोई बाल्टी है, उसमें अगर सिक्का डाल दे रहे हैं तो इसका वास्तविक गहराई से ज़्यादा ऊपर उसका उठा हुआ नज़र आता है, तो वो अपवर्तन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी को एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 नंबर है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये सही, दोनों बात तो सही है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पानी अगर देख रहे हैं, उसका ज़मीन अगर नज़र आ रहा है तो आपको वास्तविक गहराई से ज़्यादा ऊपर लगेगा कि बहुत कम गहरा है, लेकिन होता वो बहुत गहरा है, और तो उसका कारण ये होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा। तो अगर जल में रहेगा, यहाँ पर 3 केस होता है, जैसे वायु का बुलबुला वाला केस में 3 केस होता है। एक होता है कि वो जल में डूबा हुआ है, जल में है। दूसरा होता है कि वो एयर में है, हवा में है, हवा में भी उड़ रहा है। तीसरा एक और चीज़ होता है कि पानी के सतह पर भी है। ये तीनों जगह पर अलग अलग चीज़ बनता है। जैसे कि अगर यहाँ पे पूछा हुआ है कि जल में, तो जल में अवतल दर्पण के कारण होता है, वो अवतल दर्पण के भांति दिखता है, ठीक है। तो जल में अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका 98 का तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 और बच रहा है, एयर में और पानी के सतह पर कैसा होता है। तो पानी के सतह पर उत्तल दर्पण जैसा हम लोग को दिखाएगा के भांति व्यवहार करेगा उत्तल दर्पण के। अगर एयर में दिखेगा तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कौन सा होता है? अपसारी लेंस ये अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पर हम लोग देख चुके हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो जो भी वस्तु को देखना है उसका आधी ऊंचाई होना चाहिए शीशा। तो इसका कौन सा है? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, तो ये नहीं होगा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, तो ये सही इसका आंसर होगा। कि अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो भी वस्तु है उसका आधा वो दर्पण का होना चाहिए ऊंचाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसके बाद बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे हम लोग। तो आज के लिए बस उतना ही।